अब एटम हमारे पास एंशियंट फाउंडेशन यानी महर्षि कन्नड, उन्होंने क्या बोला कि मैटर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु। यानी परमाणु क्या है, परमाणु ही आपके पास एटम होता है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स इंडिविजिबल होते हैं और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस डिफरेंट सब्सटेंसेस को बनाती है, यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट सब्सटेंस को बनाएंगे। अब हमारे पास जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने क्या बताया, डेमोक्रिटस ने क्या बोला कि उसने बोला कि हमारे पास जो मैटर है हम एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं, उसको तोड़ते उसको डिवाइड करते कि वो आगे डिवाइड नहीं हो सकता, उसी को क्या बोला गया, एटमोस। एटमोस जो है वो इन पार्टिकल्स को एटमोस से है बता रहा है, और एटमोस का मतलब होता है इंडिविजिबल। लिटरल मतलब क्या होता है ग्रीक में, इंडिविजिबल, एटमोस को बोलते हैं। अब उसने क्या बताया, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटम्स जो होते हैं सेम एलिमेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं मास और प्रॉपर्टीज में। हर एक डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट मास और प्रॉपर्टीज को कैरी आउट करता है। सबसे पहले एटम्स कंबाइन करते हैं सिंपल होल नंबर्स में, रेशो में। जैसे कि आपको H2O पता है, लेकिन आपको H2000 और O1000 ये नहीं आता, यानी कि ये सिंपल होल नंबर्स की रेशो में बने हुए होते हैं। एटम्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ना उसको बनाया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब सॉलिड स्फीयर मॉडल क्या होता है, डॉल्टन ने विजुअलाइज किया कि एटम जो होता है एक हार्ड सॉलिड स्फीयर होता है सिमिलर टू बिलियर्ड बॉल। यानी एक बॉल ले लो, आप बॉल को देखो तो बॉल की तरह वो एक सॉलिड स्फीयर होता है, ठीक है। इंडिविजिबल होता है, सॉलिड होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं और सिंप्लिसिटी, ये हमारे पास इन्होंने बताया था, ठीक है। यानी कि आई कैन क्लियरली डिस्टिंग्विश, तो आई कैन क्लियरली डिस्टिंग्विश इंडिविजिबल, कंबाइन, कंजर्व एंड डिफरेंट मासेस, ये आपको 4 याद रखने हैं। इसके बाद हमारे पास फेलियर ऑफ डॉल्टन्स थ्योरी। डॉल्टन्स थ्योरी का जो फेलियर है, तो डिविजिबल एटम्स कंटेन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी कि एटम्स के अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। आइसोटॉप, सेम एलिमेंट्स कैन हैव डिफरेंट मासेस। अब ये सारा क्या था, फेलियर था, ड्रॉबैक्स थी इसकी, ये ड्रॉबैक्स थी उसके। अब जैसे हमारे पास आइसोटॉप्स है, आगे पढ़ेंगे आइसोटॉप्स क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन, एटम्स कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं वो। तो मॉडर्न डिस्कवरी के अकॉर्डिंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं उन्होंने प्रूव करा के डॉल्टन रॉन्ग थे इंडिविजिबिलिटी के बारे में, रॉन्ग थे। यानी वो जो डिविजिबिलिटी के बारे में बोल रहे थे उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी आ गए आगे। डिस्कवरिंग पार्टिकल्स, अब इसके सीक्रेट्स देखेंगे कि कौन कौन से सीक्रेट्स हैं एटम्स के अंदर। तो सबसे पहले जे थॉमसन का इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी का मॉडल। तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज मेटल प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट है, और ये जो कैथोड रे ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब है, यहां पे इसने यूज किया था। तो ऑब्जर्व क्या हुआ कि रे मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रे मूव कर रही है, एनोड टू कैथोड में रे मूव कर रही है। इसका मतलब क्या है कि रे वाज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो रे क्या है, रे नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। आगे चलते हैं, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, उसके मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग या फिर वाटरमेलन मॉडल भी उसको बोला गया। प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल भी इसको बोला गया है। एटम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड लाइक अ सीड इन वाटरमेलन। कंसीडर कीजिए ये जो है आपके पास, ये एक वाटरमेलन है, जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं, इसी तरीके से जो आपके पास एक एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है और बाकी का जो स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज। भैया कितना पॉजिटिवली चार्ज है, जितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसके अंदर एम्बेडेड है, धसा हुआ है, उतना ही वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है। तो अब हमारे पास रेड पार्ट रिप्रेजेंट द पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर एटम, और ब्लैक सीड जो है वो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं।
वाई थॉमसन फेल्ड, थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाया स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्ट को, इसलिए वो फेल हुआ। यानी ये भी क्या है, ये भी उसके ड्रॉबैक्स है भैया, ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस, फेलियर। अब फेल्ड ये एक्सप्लेन करने में हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं विदाउट न्यूट्रलाइजिंग, बिना किसी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करे हुए। डिड नॉट अकाउंट फॉर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताया था। कैनाल रेज एंड प्रोटॉन, कैनाल रेज एंड प्रोटॉन के बारे में यूगन गोल्डस्टीन 1886 में डिस्कवरी करी। ऑब्जर्व करा पॉजिटिव रेज मूव करती हैं ऑपोजिट कैथोड रेज, यानी कैनाल रेज उसको बोला गया। अब यहाँ पे जो ये डिस्कवरी थी, ये रेज जो थी वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के नाम पर प्रोटॉन्स बनाया गया, +1 यूनिट 1 मास, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसमें चार्ज कितना होता है, तो इसका चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये प्रोटॉन का चार्ज होता है, प्रोटॉन। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ठीक है। अगर मैं इसके मास की बात करूं तो मास जो होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg प्रोटॉन का, और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है भैया मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आगे चले तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, यूगन गोल्डस्टीन, और इसके बाद हमारे पास चार्ज के बारे में बात करें तो -1 +1, इनका चार्ज मैंने पहले बता दिया कूलम में कितना होता है। रिलेटिव मास में 1/1840, और इनका अगर 1 यूनिट है तो इसके 1/1840 टाइम्स होता है। लोकेशन आउटसाइड द न्यूक्लियस और इनसाइड द न्यूक्लियस। आगे चलते हैं, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट लिया था, उसमें क्या हुआ था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी उसने। अब इस सेटअप के अकॉर्डिंग जो हमारे पास अर्नस्ट रदरफोर्ड ने फायर्ड किया अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस थिन गोल्ड फॉइल पे। तो ये हमारे पास क्या है, एक थिन गोल्ड फॉइल है। थिन गोल्ड फॉइल पे यहां से अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड करा गया, फेंका गया, और यहाँ पे जब वो फेंका गया तो ये गोल्ड फॉइल में उसने क्या देखा कि ये है गोल्ड फॉइल। मैं सबको लेबल कर देता हूं, गोल्ड फॉइल, और ये हमारे पास शीट है ZnS की, जिंक सल्फाइड की शीट है, चारों तरफ लगा रखी है। तो जब उसने देखा कि जब उसने फायर करा तो ज्यादातर जो थे वो ज्यादातर तो आर पार जा रहे थे, ज्यादातर क्या हो रहे थे, आर पार जा रहे थे इसके, लेकिन कुछ ऐसे थे जो इधर उधर डेविएट हो रहे थे, कुछ ऐसे थे जो इधर उधर डेविएट हो रहे थे। तो जो डेविएट हो रहे थे वहां से पता चला कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट है जो खाली नहीं है और जिसमें कुछ मास अवेलेबल है। तो इन्होंने क्या देखा कि हमारे पास, अच्छा सबसे पहले व्हाई गोल्ड कैन बी हैमर्ड इनटू एक्सट्रीमली थिन शीट्स ओनली अप टू 1000 एटम्स थिक, यानी मेलिएबिलिटी की बात करी कि ये मोस्ट मेलिएबल होता है। अब इसके बाद उसने ऑब्जर्वेशन क्या करी, ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे थे स्ट्रेट में थ्रू फॉइल के। कंक्लूजन, एटम ज्यादातर एम्प्टी होता है। ऑब्जर्वेशन 2, हमारे पास कुछ पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे स्मॉलर एंगल्स पे। कंक्लूजन, पॉजिटिवली चार्ज कंसंट्रेटेड इन अ टाइनी एरिया। तो जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो कंसंट्रेट करता है एक छोटे से एरिया पे, ठीक है। द बाउंस, हर एक 12,000 पार्टिकल में बाउंस बैक हो रहा था 180 डिग्री पर। 180 डिग्री पर बाउंस बैक मतलब जिस रास्ते गया है उसी रास्ते वापिस आएगा, जैसे गया है वैसे ही वापिस आएगा, दैट इज बाउंस बैक। अब यहां पे ये देखा गया कि इनक्रेडिबल एज फायरिंग अ शेल एट टिश्यू पेपर एंड इट कैन कम बैक हिट विदाउट यू। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये इतना ज्यादा इनक्रेडिबल था, जैसे कि फायरिंग करी एक शेल एक टिश्यू पेपर पर और वो आप पर वापिस आके हिट करता है। कंक्लूजन, जितना भी पॉजिटिव चार्ज था मास का वो कंसंट्रेट कर रहा था टाइनी सेंटर में, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। अब साइज कंपैरिजन, जो 10⁻⁵
टाइम्स। अब जो स्केल ऑफ न्यूक्लियस है, ये इनका जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का, वो अबाउट 1 लाख टाइम, हमारे पास ये पार्ट आ गया 1 लाख टाइम स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एटम। यानी ये 1 लाख टाइम स्मॉलर था रेडियस ऑफ एटम में। अगर आप एक एटम को क्रिकेट स्टेडियम की तरह मानो तो न्यूक्लियस जो है वो एक स्मॉल क्रिकेट बॉल की तरह उसके सेंटर में रखी होगी। इसके बाद हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल आ गया, टाइमलाइन एटॉमिक मॉडल्स। फिर हमारे पास आए जे थॉमसन भाई साहब, ये थॉमसन मॉडल है। फिर हमारे पास आए रदरफोर्ड, अर्नस्ट रदरफोर्ड आ गए, ये रदरफोर्ड का है। रदरफोर्ड के बाद हमारे पास बोर भाई साहब आए, बोर भाई साहब का है, और ये स्क्रोडिंगर आए फिर बाद में। ठीक है, ये उनका मॉडल है। प्लैनेटरी मॉडल। अब प्लैनेटरी मॉडल क्या है हमारे पास? प्लैनेटरी मॉडल पॉजिटिव सेंटर होता है न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ पे, जैसे कि आपके इसमें होते हैं प्लैनेट्स के होते हैं सोलर सिस्टम में। मोस्ट ऑफ द मास जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। रदरफोर्ड के ड्रॉबैक, द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। अब इनकी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम थी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, एक जो चार्ज पार्टिकल है मूविंग इन अ सर्कल मस्ट रेडिएट एनर्जी। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि एक चार्ज पार्टिकल है वो इस तरीके से हमारे पास, तो ये हमारे पास एक आ गया न्यूक्लियस। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, जो कि उन्होंने बताया ही था। अब चार्ज पार्टिकल जो है वो धीरे धीरे रोटेट कर रहा है, यानी ये चार्ज पार्टिकल हमारे पास आ गया। अब ये चार्ज पार्टिकल आ गया और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल धीरे धीरे रोटेट कर रहा है और एनर्जी को रेडिएट करता जा रहा है। और ये जैसे जैसे एनर्जी को रेडिएट करता जाएगा, ये और पास आता जाएगा, पास आता जाएगा, पास आता जाएगा, और पास आते 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 लास्ट में क्या होगा, वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। इस तरीके से गिर जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रेडिएट करेंगे एनर्जी को, तो वो स्लो डाउन हो जाएंगे, स्पाइरल न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे और कोलैप्स हो जाएंगे। लेकिन एटम्स तो स्टेबल होते हैं, एटम्स में तो ऐसा कुछ नहीं होता। बोर स्टेबल शेल। अब उसने स्टेबल शेल के बारे में बताया। अब उसने नील बोर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं वो स्फेरिकल ऑर्बिट में करते हैं, जिसको डिस्क्रीट ऑर्बिट बोला जाता है। रिवॉल्विंग करते टाइम ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। ये शेल्स आ गई, तो उसने बोला कि वो और सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, इनको उसने बोला डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। तो ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स है वो इसी को बोला गया है, और ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। एनर्जी लेवल, ये ऑर्बिट जो होते हैं एनर्जी लेवल के, इनको एनर्जी शेल्स बोला जाता है। ये KLMN से रिप्रेजेंट करे जाते हैं, यानी कि एक का नाम, सबसे अंदर वाले का नाम हो गया K शेल, L, M, N। इस तरीके से हमारे पास नाम आ गए हैं KLMN। उन्होंने इस नाम से इनको बताया था कि हमारे पास KLMN इसके नाम होते हैं। अब ये KLMN से होता है, इनका नंबर 1 2 3 4 होता है। अब यहाँ पे शेल स्ट्रक्चर हमारे पास मैपिंग द शेल। अब K शेल जो होती है वो नियरेस्ट टू न्यूक्लियस होती है, L शेल जो होती है वो सेकंड लेयर, M शेल थर्ड लेयर और N शेल फोर्थ लेयर। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इनर ऑर्बिट में कैसे पाए जाते हैं? K शेल तो ये रही 1, अब N की 2 शेल है L शेल, तो इसके अंदर हमारे पास सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं S और P। इसके अंदर फिर N की 3 आ गई M शेल, S P D, फिर S P D F, यानी ये S P आ गया, ये S P D आ गया, ये S P D F आ गया। इस तरीके से इसको कंसीडर करो कि आपके पास क्या है, आपके पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे फ्लोर्स हैं। अब फ्लोर्स के अंदर क्या होता है, फ्लोर्स के अंदर जैसे कि हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे डिफरेंट फ्लैट्स होते हैं, डिफरेंट। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे डिफरेंट फ्लैट्स आ गए हैं, ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने यही चीज बताई है कि हमारे पास अगर एक प्रॉपर एक एटम की बात करें तो एटम के अंदर K शेल के अंदर सिर्फ S होता है, S फ्लैट है। फिर L शेल एक फ्लोर ऊपर आए 2 फ्लैट आ गए, फिर N 3 शेल फिर 3 फ्लैट आ गए, फिर जैसे ही 4 आए तो हमारे पास 4 फ्लैट आ गए। ठीक है, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे आते हैं? 2n स्क्वायर से आते हैं।
यानी कि हमारे पास n की वैल्यू अगर 1 2 3 4 आती है, k l m और n आती है, तो उसी के अकॉर्डिंग k 1 के अंदर k जो हो गया 1 k के लिए, तो k के अंदर कितने आ जाएंगे 2n स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 2 आ गया। l के लिए कितना आ जाएगा 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना आ गया 2 का स्क्वायर हो गया आपके पास, ये आ गया 8। इस तरीके से आगे चलते चले जाएंगे, 2 8 18 32 आगे चलते चले जाएंगे। अब हमारे पास ये लिख रखा है, अभी पीछे सॉल्व किया है, 2 8 हमारे पास आ गए। नेक्स्ट, कैलकुलेटिंग कैपेसिटी m एंड n, m और n के अंदर कितना आ सकता है, तो m के लिए 3 2 2n स्क्वायर, n की वैल्यू आ गई 3, तो ये हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये आ गया 18 आ गया। अब इसके बाद n की वैल्यू आ गई 4, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इंटू में 2, ये आ गया 32, तो ये आ गया हमारे पास 32। अब आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, ये बोर के अकॉर्डिंग था। इसके बाद हमारे पास जेम्स चैडविक का मॉडल आ गया, तो यहाँ पे मिसिंग लिंक एक पार्टिकल है जिसका कोई चार्ज नहीं है और मास जो है वो इक्वल टू प्रोटॉन है, मास जो है वो इक्वल टू प्रोटॉन है, तो उसको न्यूट्रॉन बोला गया। अब न्यूक्लियस मिल गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को छोड़ के, फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जगहों पे ये पाया जाता है। नेक्स्ट, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सिंबल आ गए, -1 +1 0, ये 1/1840 यूनिट्स, 1 यूनिट्स आ गया। अब इसके बाद एटॉमिक आइडेंटिटी, नंबर्स एंड सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले तो सिंबल लिखने का रूल है कि पहला लेटर हमेशा कैपिटल में आएगा, ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड रूल है कि सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होगा, जैसे कि हाइड्रोजन का H आ गया तो हीलियम का HE आ गया। भैया इसका तो पहला H ले लिया, इसका भी H, दोनों कंफ्यूजन हो जाती ना, दोनों तो H हो जाते, तो इसी वजह से इसको क्या ले लिया, इसके पहले दो इनिशियल्स ले लिए HE। अब इसके बाद सोडियम के लिए Na आ गया, सोडियम का लैटिन जो नेम है, ये लैटिन नेम का नेट्रियम बोलते हैं और नेट्रियम का आ गया Na। अब यहाँ पे पोटेशियम को कैलियम बोलते हैं, कैलियम का आ गया K, और आयरन को फेरम बोलते हैं, फेरन का आ गया Fe, और कॉपर्स को क्यूप्रम बोलते हैं, क्यूप्रम का आ गया Cu। ये इनके नाम आ गए हैं। चलिए अब इनको याद करने की ट्रिक है हमारे पास, नकली फैकू, तो नकली सोडियम, न K से आ गया पोटेशियम, Fe से आ गया आयरन और Cu से आ गया कॉपर, नकली फैकू। अब इसके बाद एटॉमिक नंबर Z। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एक न्यूट्रल एटम में, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब उनका नंबर जो होता है इक्वल होता है। जैसे कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, और इसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया 6। वैसे तो हम एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर। बेटा मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से रिप्रेजेंट करा जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से रिप्रेजेंट करा जाता है। आगे हमारे पास नेक्स्ट आ गया फाइंडिंग न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ढूंढने का तरीका क्या होता है, अभी बताया। अगर मेरे पास जो नंबर है मास नंबर वो Z प्लस N के बराबर है, तो अगर मैं N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को निकालना है तो N की वैल्यू क्या हो गई, A माइनस Z आ गई, ठीक है। जैसे क्लोरीन का आ गया 35 17, तो यहाँ पे 35 आ गया, 35 में से 17 गया, माइनस हो गया तो 18 बचा। भैया क्लोरीन का तो 35.5, बेटा 13.5 ना एवरेज एटॉमिक मास होता है उसका, ये 35 उसका नंबर है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर डू दे लिव, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर आ सकते हैं, और आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब यहाँ पे शेल्स फिल्ड होती हैं स्टेप वाइज मैनर में, लोअर शेल सबसे पहले फिल होगी। अब इसके बाद हमारे पास जैसे ऑक्सीजन है, अब इसके बाद हमारे पास जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 8, टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए 8। अब के शेल यानी हमारे पास जो पहला फ्लोर है
हमारे पास एक बिल्डिंग आ गई, बिल्डिंग सेम तरीके से ये के आ गया, एल एम एन आगे चलता चला जाएगा। तो जो मेरे पास के शेल आया है के, तो पहले में के में मैक्सिमम 2, इसमें 8, आउटर मोस्ट में 8 आ सकते हैं। तो आपके पास कितना आ गया 8। तो ऑक्सीजन के पहले 2 तो के शेल में आ गए और बाद के बचे हुए 6 एल शेल में आ जाएंगे। ठीक है, बाद हमारे पास सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखते हैं। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के लिए हमारे पास सेम कंसेप्ट आ गया। अब हमारे पास वापसी से अगर मैं बनाऊं कि हमारे पास के शेल में आ गए 2, अब सोडियम में कितने हैं 11, 11 में से 2 गए तो बचे 9, 11 में से 2 गए तो कितने बचे 9। अब 9 में से एल के एल में 8 आ गए और बचा 1, एम में आ गया 1, तो इसकी कन्फिगुरेशन हो गई 2 8 1। वैलेंसी एंड स्टेबिलिटी, वैलेंसी एंड स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो वैलेंसी क्या होता है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। कंबाइनिंग किसी चीज के जुड़ने की क्षमता को हम वैलेंसी, हिंदी में संयोजकता बोलते हैं। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन और लूज शेयर इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, यानी यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, मैं बार बार बोलता हूँ कि इंसान जो है या इंसान का नेचर, हर एक चीज इस पूरे के पूरे नेचर, इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में क्या ढूंढ रहा है? वो ढूंढ रहा है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है। हर एक बंदा स्टेबिलिटी ढूंढता है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ढूंढने के लिए काम चल रहा है। एक एटम स्टेबल होता है अगर उसकी आउटर मोस्ट शेल जो है उनपे 8 पूरे हो जाए। अगर उनपे 8 पूरे हो गए तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास ऑक्टेट रूल आता है NaCl। अब यहाँ पे कंसिडर करो कि Na में हमारे पास कितने हैं। अगर मैं Na के पास बात करूं तो Na की आउटर मोस्ट शेल में है टोटल 2 8 एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। और Cl की बात करूं तो क्लोरीन भैया 17 नंबर पे आता है, पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, बचे 7। तो Cl के पास कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7। एक इसके पास जाएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा देन ही विल गेट अ पॉजिटिव साइन, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। और इनके कंबाइन फॉर्म क्या बनेगी? NaCl का फॉर्मेशन कर देगी। Na प्लस Cl माइनस NaCl का फॉर्मेशन कर देगी। हर एक एटम को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। भैया सोडियम ने तो 1 दे दिया, 8 कैसे हुआ? अरे मेरे प्यारे, अगर उसने 1 दे दिया है तो उस पे 8 आ गए ना, और 1 जैसे ही उसने लिया तो उस पे कितने आ गए? टोटल 8 हो गए, दोनों पे स्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, उसके एक एक्सेस था, उसके पास एक कम था। वैलेंसी शॉर्टकट। अब वैलेंसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आ जाएगा। अगर 5 है तो 5 8 माइनस 5, 6 है तो 8 माइनस 6, 7 है तो 8 माइनस 7, और 8 है तो 8 माइनस 8 0। ठीक है, अब जरा इस चीज को याद रखना, 1 to 4 एज इट इज एंड 5 to 8 में से माइनस। इस ट्रिक को ऐसे याद रखना, 1 से 4 आएंगे तो एज इट इज, और अगर 5 से 8 के बीच में आएंगे तो 8 में से माइनस कर देंगे। अब इसके बाद आइसोटॉप्स आइसोबार्स के बारे में बात करते हैं। तो आइसोटॉप्स, अब इसके बाद आइसोटॉप्स आइसोबार्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास आइसोटॉप्स क्या होता है और आइसोबार्स क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले आइसोटॉप्स के बारे में बात करते हैं। आइसोटॉप्स नाम से क्या पता चल रहा है? आइसो मतलब सेम, टॉप्स का मतलब तो भैया पता नहीं है, आइसो का तो मतलब पता है ना। आइसो का मतलब आ गया सेम। क्या सेम? सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जिनका सेम हो और मास नंबर जिनका डिफरेंट, मास नंबर जिनका डिफरेंट हो। जैसे कि आपके पास बात आ गई क्लोरीन की। क्लोरीन 17Cl35 पाया जाता है और 17Cl37 पाया जाता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गए, देखो 17 बने, 10 जो इनका एटॉमिक नंबर है वो सेम है, और मास नंबर है जो 35 और 37 वो अलग अलग है। अब इसके बाद आइसोटॉप्स इन मेडिसिन कहाँ यूज कर सकते हैं? यूरेनियम 235 न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए यूज करा जाता है। कोबाल्ट 60 कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करा जाता है। आयोडीन 131 गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। गोइटर होता है ना घेंगा, उसकी बीमारी के लिए। अब इसके बाद हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एवरेज एटॉमिक मास, आपने पूछा था ना 35.5 किसका होता है? एवरेज एटॉमिक मास होता है बेटा, ध्यान से देखो। अब अगर कंसीडर करो मेरे पास
भैया आपके पास आ गया क्लोरीन, आपने बोला था क्लोरीन 17Cl35 और 17Cl37, तो बेटा ये पाया जाता है 75%, ये पाया जाता है 25%। अब देखो एवरेज निकालने का तरीका क्या है, 35 को मल्टीप्लाई करो 75% से प्लस 25 मल्टीप्लाई 25% क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 37 से। तो आपके पास 35 इंटू में 75/100 प्लस 25 इंटू में 37/100। अब ये गया 25 से 3 4, ये गया 1 4, तो 35 इंटू 3 105 प्लस ये आ गया 37 डिवाइडेड बाय 4 142 डिवाइडेड बाय 4 एंड इट विल बिकम 35.5 यूनिट्स। ये एवरेज एटॉमिक मास आया है, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। आइसोबार्स से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आइसोबार्स क्या है, देखिए आइसोबार्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो आइसोबार्स क्या होते हैं, डेफिनेशन, एटम्स आइसोबार्स यानी जिनका सेम मास नंबर हो, जिनका मास नंबर सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंस हो, इनको बोलते हैं आइसोबार्स। जैसे आपके पास आ गया आर्गन और कैल्शियम। आर्गन का होता है 18, कैल्शियम होता है 20, आर्गन आता है मास नंबर 40 और इसका भी, तो ये दोनों सेम हो गए और ये दोनों डिफरेंट हो गए, ठीक है। बाद आइसोटॉप्स वर्सेस आइसोबार्स। अब ये हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं, कभी कभार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आइसोटॉप्स सेम, क्या सेम, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, और यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज इनमें सिमिलर होती है और इसमें डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे हमारे पास एटम्स के बारे में पढ़ लिया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन एक एटम से कंबाइन होकर मिलता है, और भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, पर अभी तक आपको यही पढ़ना है। न्यूक्लियस जो होता है डिस्कवर्ड करा रदरफोर्ड ने, बोर ने प्रपोज करा डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स को, ऑर्बिट्स बोला गया। तो आपके पास एटॉमिक नंबर हो गया, वो क्या बना, एटॉमिक नंबर बना प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, और मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पे डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास PYQs है, पहले कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं तो ध्यान से समझना। डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन J.J. थॉमसन, डिफाइन एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, ध्यान रखना, न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन 0, शेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस K शेल। एक्सप्लेन थॉमसन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटर मेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। अब वाई इज एन एटम न्यूट्रल, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। डिस्क्राइब गोल्ड फॉइल ऑब्जर्वेशन, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग हुआ था इसमें ना, पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो गए थे, अल्फा हीलियम पार्टिकल्स। डिफरेंस बिटवीन आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स, ये मैंने पहले बता दिया है, आपको ये नोट करना है पहले से और लिखना है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन बता दिया कि सारा का सारा जो मास होता है वो सेंटर में होता है, ठीक है, सारा का सारा मास सेंटर में कंसंट्रेट होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, बाकी एटम खाली होता है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ X 80%, 20 यूनिट्स, 20%, 22 यूनिट्स। तो इसको एक बार दोबारा करके दिखा देता हूं। 80% किस चीज का, 80% है 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स का, और 20% 22 यूनिट का है। अब 80/100 इंटू में 20 प्लस 20/100 इंटू में 22, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 1600 आएगा, इन दोनों को करो तो 40 आएगा, डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लो 100 का। अब यहाँ पे आप करोगे तो नेक्स्ट इसमें क्या आ गया, जोड़ोगे तो 2040 आ गया, डिवाइडेड बाय 100 आ गया, 0 से 0 गई, और ये आ गया 20.4 यूनिट्स। तो हमारे पास 20.4 यूनिट्स एवरेज क्या आ गया, इसका एटॉमिक मास आ गया। राइट द कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन की होती है 2A6, 8 नंबर होता है ना इसका, ऑक्सीजन की होती है 26, मैग्नीशियम का 12 होता है तो 282 आ गया, एल्यूमिनियम का 13 होता है तो 283 आ गया। अब आपने सारा का सारा चैप्टर पढ़ लिया है, तो अब आपको सारा समझ में आ गया होगा। मैंने PYQs भी डिस्कस कर लिया, एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर चुके हो।
तो रिवीजन आपका हो गया है। पीडीएफ मैंने जो है वो टेलीग्राम पे डाल दिया, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू।